जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आज हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। तो आइए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है भारत शासन अधिनियम 1919। क्या पढ़ना है हमें आज? हमें आज पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। 1919। अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम की, तो भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब आप सोचेंगे मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था? तो देखिए, अगर बात करें मॉन्टेग्यू की, तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था। कौन था? भारत सचिव था। जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। क्या था? चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। बात समझ में आया? देखिए, हमने क्या देखा? हमने देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया कैसे। क्या ये वास्तव में सुधार है कि सुधार के नाम पर भारतीयों के साथ धोखा हो रहा है? तो आइए बात करते हैं ये भारत शासन अधिनियम 1919 कैसे अस्तित्व में आया। देखिए, अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 की, ये आया कैसे, तो आइए इसको क्रम बाई क्रम समझने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता होगा 1905 में क्या हुआ? 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। यानी कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा था पूर्वी बंगाल और दूसरा हिस्सा था पश्चिमी बंगाल। अगर बात करें पूर्वी बंगाल की, तो पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। किसकी संख्या ज्यादा थी? मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी। जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये बंगाल को दो हिस्सों में क्यों बांटा गया? बंगाल को दो हिस्सों में इस वजह से बांटा गया ताकि जब दो पार्ट में ये बढ़ जाएंगे, हिंदू ज्यादा हो जाएंगे एक तरफ मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे, दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, फाइट करना दोनों आपस में शुरू कर देंगे। समझे कि नहीं? अच्छा, इस वजह से क्या हुआ? कांग्रेस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। कौन गुस्से में आ गया? कांग्रेस इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। फिर अगर बात करें तो 1906 में क्या होता है, आपने देखा होगा, जानते भी होंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आप हमें कमेंट करके बताएं, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ओके। और अगर हम बात करें 1907 की, तो 1907 में क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? सूरत अधिवेशन। और ध्यान देना, इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट चुकी थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट चुकी थी। आप हमें कमेंट करके बताएं, सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? कमेंट करके बताएं, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। फिर बात करते हैं 1909 की। किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करें 1909 की, तो 1909 में क्या हुआ? आप सबको पता होगा, इस 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार समझते हैं? हमने आपको पीछे पढ़ा रखा है, आप जाकर के वो वीडियो देख लेना। 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार। आपको पता है इस 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में क्या होता है? मुसलमानों के साथ क्या किया गया? मुसलमानों को संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया।
क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल प्रोवाइड किया गया। यानी कि एक मुस्लिम क्षेत्र होगा, वहां के सारे वोटर्स मुस्लिम होंगे, वोट देने वाले मुस्लिम होंगे, और जो कैंडिडेट खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा, वो भी मुसलमान ही रहेगा। यानी कि क्या, क्षेत्र भी मुस्लिम क्षेत्र रहेगा और वोटर्स भी मुस्लिम रहेंगे, और जो वोटिंग करेगा वो तो मुस्लिम रहेगा ही, बट जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम रहेगा। बात समझे कि नहीं, तीनों क्या होंगे, मुसलमान ही रहेंगे। फिर अगर बात करें, अच्छा इससे क्या होता है, 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार आया, इससे क्या हुआ, इससे कांग्रेस असंतुष्ट हो गई। कौन असंतुष्ट हो गया, कांग्रेस असंतुष्ट हो गई इससे। फिर आता है 1911। 1911 में क्या होता है, जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अच्छा यही नहीं, आपको पता है इसी वर्ष क्या होना था, 1911 में ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनना था, वो भी रद्द कर दिया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी रद्द कर दिया गया, इसे भी रद्द कर दिया गया। ओके, अच्छा आप हमें कमेंट करके बताएं कि कलकत्ता से दिल्ली हमारी राजधानी कब स्थानांतरित हुई। हमारा प्रश्न है, हमारी जो राजधानी वर्तमान में दिल्ली है, नई दिल्ली है, ये कलकत्ता से दिल्ली कब, किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी, आप कमेंट करके बताएं। अच्छा, जब ये दोनों चीज हुआ, इससे कौन नाराज हो गया, इससे नाराज हो गया मुस्लिम लीग, यानी कि मुसलमान इससे क्या हुए, असंतुष्ट हो गए। कह सकते हो इससे मुस्लिम असंतुष्ट हो गए। ठीक, फिर आया 1913। 1913 का वर्ष आया। 1913 में क्या हुआ, इस वर्ष इटली और तुर्की का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, इटली और तुर्की का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने इटली का साथ दिया। ब्रिटेन ने किसका साथ दिया, इटली का साथ दिया। इसी वजह से मुसलमान यहां भी असंतुष्ट थे, मुसलमान यहां भी असंतुष्ट थे। बात समझे कि नहीं, किससे, ब्रिटिश सरकार से यहां भी मुसलमान असंतुष्ट थे। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या आता है, आपको पता ही है 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इस विश्व युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों को बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, बहुत सारे सैनिकों को लड़ने हेतु भेजना पड़ा। और इसमें जो है मुसलमान जो है, या जो मुस्लिम लीग है, इसने कहा मुसलमानों की ओर से कोई भी मुस्लिम नहीं जाएगा। बात समझे कि नहीं, कहा गया कि कोई भी मुस्लिम जाएगा नहीं लड़ने। ठीक है, अच्छा इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा से हैरान हुई। फिर आया का 1916 का वर्ष। कौन सा वर्ष आया, 1916 का वर्ष आया। और इस वर्ष क्या होता है, इस वर्ष बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की। ओके, अच्छा जैसे होम रूल लीग की स्थापना हुआ, वैसे क्या होता है, वैसे ही इतना ज्यादा विरोध होना अंग्रेजों का शुरू हो गया कि अंग्रेज जो है सदमे में आ गए। अंग्रेजों ने कहा ना भाई, भारतीयों को संतुष्ट करने हैं तो कुछ ना तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो भारतीय है नहीं, ये हमको नोच डालेंगे, नोच। ठीक है, तो क्या किया गया, इन सबसे अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब भारतीय जो है वो माइंडेड हो चुके हैं, अब जो है ये हमारी सत्ता जो है आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर भारतीयों को अपनी सत्ता स्वीकार करवाना है तो कुछ ना तो कुछ उनको उनके साथ एक तरीके से जो है अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ।
अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 20 अगस्त 1917 को, कब, 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की। बीस अगस्त 1917 को एक घोषणा किया और कहा कि, दो तीन बातों को कहा, इसको समझते हैं। कहा कि भारतीयों को भारतीय प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में भारतीयों को भारतीय प्रशासन में भारतीयों को भी हिस्सा दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और कहा गया उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। बट तीसरी बात क्या कहा, जो कि भारतीयों को बहुत बुरा लगा, कहा कि ये सारे कार्य जो है सरकार जो है उचित समय आने पर और क्रमिक रूप से करेगी। कैसे, उचित समय आने पर। भारतीयों ने पूछा भाई उचित समय आपका कब आएगा, ये तो बताओ। उचित समय आने पर और क्रमिक रूप से, और क्रमिक रूप से ये सारे कार्य होंगे। ओके, बात समझे कि नहीं। 3 पॉइंट, 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा होता है, इसमें 2-3 पॉइंट कहा गया। कहा गया भारतीय प्रशासन में भारतीयों को उचित हिस्सा दिया जाएगा, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, और सारी की सारी चीजें क्रमिक रूप से होंगे, क्रमिक रूप से होंगे, और उचित टाइम आने पर ये सारे कार्य किए जाएंगे। भारतीयों ने पूछा भाई ये बताओ उचित टाइम आएगा कब, ये तो बताओ। समझे कि नहीं। अब क्या होता है, अच्छा, इसी को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, इसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगस्त घोषणा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, होता क्या है, इसी के अंतर्गत 1918 में, कब, 1918 में मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर के एक योजना तैयार की। मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर एक योजना तैयार की, एक योजना तैयार की, मतलब प्लानिंग बनाया गया। ओके, और 1919 में, कब, 1919 में यह जो है भारत शासन अधिनियम, और 1919 में यह भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से अस्तित्व में आया, के नाम से अस्तित्व में आया। ये बात आप दिमाग में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से ये अस्तित्व में आया। और प्रश्न पूछा जाता है ये लागू कब हुआ, ये 1921 में क्या होता है, ये जो है ये लागू होता है। क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है ये। तो आइए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के कुछ प्रावधानों के बारे में। देखिए, अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत केंद्र में
द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि केंद्र में अब दो सदन होगा, ये कहा गया। वो दो सदन कौन कौन से थे उनके बारे में जानना है। एक का नाम था राज्य परिषद और दूसरे का नाम था केंद्रीय विधान परिषद। क्या था? केंद्रीय विधान परिषद। अगर बात करें राज्य परिषद की, तो राज्य परिषद को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में, और इसको राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में राज्य परिषद को राज्यसभा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपसे हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद से है, यह आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगर बात करें केंद्रीय विधान परिषद की, तो वर्तमान में केंद्रीय विधान परिषद को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि लोकसभा का संबंध वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद से है। ठीक है, आइए बात करते हैं राज्य परिषद के बारे में। ये जो राज्य परिषद है, इसमें सीटों की संख्या टोटल कितनी थी? सीटों की संख्या थी टोटल 60। इन 60 सीटों को जो है दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक था निर्वाचित और दूसरा था मनोनीत। निर्वाचित और दूसरा नॉमिनेट। अगर बात करें निर्वाचित की, तो निर्वाचित की टोटल संख्या कितनी थी? 34। बट अगर बात करें नॉमिनेट की, तो इनकी टोटल संख्या कितनी थी? 26। ओके, देखिए जो निर्वाचित थे ना, इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, ये जो निर्वाचित थे, इनको भी कुछ भागों में बांट कर देखा गया है। जैसे इसमें से 20 जो है वो सामान्य से थे। कहां से थे? सामान्य क्षेत्र से थे। 10 मुस्लिम क्षेत्र से थे। कहां से थे? मुस्लिम क्षेत्र से। 3 यूरोपीय क्षेत्र से थे। कहां से थे? यूरोपीय क्षेत्र से। जबकि एक कहां से थे? सिखों के क्षेत्र से थे। ओके, तो कितना हुए? 20 10 30 3 33 1 34। बात समझे कि नहीं? और 26 क्या थे? 26 तो नॉमिनेटेड थे। ओके, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केंद्रीय विधान परिषद की। ये जो केंद्रीय विधान परिषद है नहीं, इसमें सीटों की संख्या 143 थी। कितनी थी? 143 थी। बट बाद में इसको 144, फिर बाद में 145 कर दिया गया। अगर बात करें, ये जो 143 सदस्य थे या सीटें थी, इनको भी दो भागों में बांटा गया था। वही दो भाग थे, एक का नाम था निर्वाचित, दूसरे का नाम था मनोनीत। क्या था? निर्वाचित और मनोनीत। देखिए अगर हम बात करें निर्वाचित की, तो इसमें से निर्वाचित कितने थे? इसमें से निर्वाचित थे 103। जबकि इसमें से मनोनीत कितने थे? वही घटा दो भाई, बचे कितने? 40। आइए ये जो निर्वाचित थे, इनको भी थोड़ा से बांटने का प्रयास करते हैं। इसमें से 51 सामान्य क्षेत्र से थे। कहां से थे? 51 सामान्य क्षेत्र से थे। जबकि 30 मुस्लिम क्षेत्र से थे। कहां से? मुसलमानों के क्षेत्र से थे। 20 का संबंध जो है विशेष निर्वाचन से। कहां से? विशेष निर्वाचन। विशेष निर्वाचन समझते हैं, यानी कि इनको कुछ भागों में बांटा गया था। जैसे
9 यूरोपी, 7 जमींदार और 4 वाणिज्यिक। तो कितने हो गए ये? 9 7 16 4 20। अच्छा कितने हुए संख्या? 51 30 81 20 101। अब बचे कितने हैं? दो। ये दो कहाँ से थे? दो वही हमारे सिख भाई हैं। किस क्षेत्र से थे? हमारे सिखों भाइयों की तरफ से थे ये। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 103, जिसमें से 51 सामान्य क्षेत्र से, 30 मुस्लिम भाइयों के क्षेत्र से, 20 विशेष निर्वाचन से, यानी कि इसमें से 9 यूरोपीय के क्षेत्र से, 7 जमींदारों के क्षेत्र से, और बचे कितने? 4। 4 कहाँ से थे? 4 आपके थे वाणिज्यिक क्षेत्र से। फिर बचे कितने? 2। 2 की संख्या कहाँ से थी? सिखों के क्षेत्र से थी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा एक पॉइंट और आपको दिमाग में रखना है, ये जो राज्य परिषद है नहीं, राज्य परिषद, इनका जो टाइम था वो कितना था? इनका टाइम था 5 वर्ष। कितना था? 5 वर्ष। और जबकि जो केंद्रीय विधान परिषद है इनका टाइम कितना था? इनका टाइमिंग था 3 वर्ष। ओके, राज्य परिषद का कितना था? 5 वर्ष, जबकि जो केंद्रीय विधान परिषद थे उनका टाइमिंग कितना था? 3 वर्ष। ओके, आइए बात करते हैं इनके शर्तों के बारे में। ये जो द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया इसमें कुछ शर्तें भी थी, इनको भी हमको समझना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। हमारे चैनल सुनील सम्राट ऑफिशियल तो नाम था पहले, बट इस समय होगा जीएस लॉजी चैनल पर। ठीक है, देखिए द्विसदनीय व्यवस्था की शर्तें, या हेडिंग डाल देते हैं शर्तें। ये जो शर्तें हैं नहीं, इनको दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक किसका शर्त पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे राज्य परिषद की शर्तें, और दूसरा किसकी शर्तें पढ़ेंगे? केंद्रीय विधान परिषद की शर्तें। किसका? केंद्रीय विधान परिषद की शर्तें। ओके, देखिए अच्छा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जानते हो अगर ये आपको समझ में आ गया तो जो आपका टॉपिक चल रहा है भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ओके, देखिए राज्य परिषद की सीटें, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है। क्या कहा गया? ये जो फीमेल है नहीं, यानी कि स्त्रियों को, महिलाओं को, इनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वोटिंग राइट समझते हैं? वोट का राइट नहीं दिया गया, वोटिंग राइट नहीं दिया गया, मताधिकार नहीं दिया गया। कहा गया इनको वोटिंग राइट नहीं है। जबकि केंद्रीय विधान परिषद में कहा गया कि महिलाओं को वोटिंग राइट है, इसमें इनको वोटिंग राइट जो है दिया गया। ओके, ये बात आपको समझना है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहा गया चलो ठीक है वोटिंग राइट इधर नहीं है बट इधर वोटिंग राइट है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया? कहा गया आप वोट कब दे सकते हैं। वोट देने पर भी कुछ शर्तें थी, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें कहा गया या तो आप 750 रुपए वार्षिक, कितना? 750 रुपए वार्षिक भूमि कर देते हो। क्या देते हो? भूमि कर, यानी कि लैंड टैक्स, वार्षिक भूमि कर देते हो। या तो आप 750 रुपए वार्षिक भूमि कर देते हो, या फिर आपका वार्षिक इनकम जो है 10,000 रुपए या उससे अधिक हो। वार्षिक आय जो हो वो कितना हो? वार्षिक आय 10,000 या उससे अधिक हो। 10,000 कम से कम तो हो ही। ठीक, तब आप क्या कर सकते हैं?
तब आप वोट दे सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और इधर क्या कहा गया, इधर कहा गया देखो भाई, इधर कहा गया ये तो फिर आप 15 रुपए, 15 रुपए वार्षिक टैक्स देते हो, या तो आप 15 रुपए मासिक किराया देते हो, 15 रुपए मासिक किराया देते हो, या 50 रुपए भूमि कर देते हो, 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देते हो। बात समझ में आ गई? कहा गया अगर आप इतना करते हो तब आप वोट दे सकते हैं। बात समझ में आया ना? कहा गया अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो आप वोटिंग के लिए हकदार हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते, विस्तार करते थोड़ा सा इसका। देखिए ये जो है नहीं, इसमें क्या कहा गया, कहा गया ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो प्रमुख नहीं होगा, राज्यसभा के प्रमुख की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यसभा के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता था? वायसराय करता था, वायस राय करता था। ये पॉइंट हमें समझना है, ठीक है? कोई दिक्कत इधर? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक पॉइंट यहां पर और है, इसको भी समझते हैं। कहा गया ये जो राज्य परिषद है नहीं, इसका जो कैंडिडेट होना चाहिए, कौन? कैंडिडेट। इस कैंडिडेट के पास या तो विधानसभा का अनुभव हो, विधानसभा का अनुभव हो, या वो विश्वविद्यालय का सीनेट रहा हो। कहाँ का? विश्वविद्यालय का सीनेट रहा हो। ये बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए बात करते हैं, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई, इसको भी जानने का प्रयास करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी होगी, है ना? देखिए शक्तियों की बात करते हैं, इनकी शक्तियां क्या क्या थी, केंद्रीय विधान परिषद की शक्तियां। अगर हम बात करें पावर के बारे में, किसकी बात करें? पावर के बारे में बात करें तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। अगर हम बात करें इनके पावर के बारे में, इनके शक्तियों के बारे में बात करें तो बहुत सारी शक्तियां हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहा गया, कहा जो केंद्रीय विधान परिषद है नहीं, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य जो है वो विधि निर्माण कर सकते हैं। विधि समझते हो? कानून बना सकते हैं, विधि निर्माण कर सकते हैं। और क्या कहा गया, कहा गया जो विधि निर्माण के साथ साथ जो है वो किसी भी विधि को रद्द करने की शक्ति है इनके पास, रद्द करने की शक्ति, और उसमें संशोधन करने की भी शक्ति है इनके पास। रद्द करने की शक्ति या संशोधन की शक्ति, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, कहा गया देखो कोई भी कानून, कोई भी कानून यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट पारित करती है, अगर कोई भी कानून अगर ब्रिटिश की संसद या ब्रिटेन की संसद पारित करती है तो आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद को कहा गया अगर कोई भी कानून ब्रिटेन की संसद पारित करती है तो आप उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पारित कानून रद्द नहीं किया जा सकता है।
नहीं किया जा सकता है। ओके। अच्छा, और क्या कहा गया? कहा गया आप बजट पर बहस कर सकते हैं। क्या कहा गया? कहा गया आप बजट पर बहस कर सकते हैं। आप बजट पर बहस कर सकते हैं। आप बजट पर बहस कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव ला सकते हैं, आप किसी भी तरह के प्रस्ताव ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बजट पर बहस करने की शक्ति प्रोवाइड की गई। इन सब बातों को दिमाग में रखिएगा कि शक्ति प्रदान किया गया। ओके। और तो और आपको पता ही है, जो वायसराय था, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त थी। किसको? वायसराय के पास निर्णय की अंतिम शक्ति थी। कोई कुछ कोई कुछ भी करे। थोड़ा पानी लाओ भाई। कोई कुछ भी करे, कोई कोई भी कानून बनाए, उस कानून को रद्द करना है, लागू करना है, पूरा का पूरा पावर अंतिम रूप से किसके पास था? वायसराय के पास था। आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं, वर्तमान में अध्यादेश की शक्ति तो केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, बट वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये हो गया शक्तियों के बारे में। अब आइए बात करते हैं कुछ एक एक पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या किया गया? संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन मंडलों का विस्तार किया गया। निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आपको पता है 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में क्या किया गया? कहा गया क्षेत्र भी मुस्लिम होगा, कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और वोटर्स भी मुस्लिम होंगे। यानी कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने का प्रयास किया गया। बट 1919 वो दौर था जब सिखों को भी अलग करने का प्रयास किया गया, यूरोपियन को भी अलग करने का प्रयास किया गया, एंग्लो इंडियन को भी अलग करने का प्रयास किया गया। तो कह सकते हो संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। पहले तो सिर्फ मुसलमानों को था 1909 में, बट 1919 में जो है सिखों को भी प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद यूरोपियन को भी प्रोवाइड किया गया, एंग्लो इंडियन को भी प्रोवाइड किया गया। सबको जो है संप्रदाय के आधार पर जो है निर्वाचन मंडल का विस्तार करने का प्रयास किया गया। जैसे सिखों के लिए प्रोसेस किया गया, और सिख के साथ साथ कौन? ईसाइयों को, है ना, एंग्लो इंडियन को, इन सब के लिए भी ये व्यवस्था किया गया। ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रयास किया गया। इसी एक्ट में कहा गया एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो इसी एक्ट के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
और ध्यान देना, इसी के अंतर्गत क्या हुआ, 1924 में एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसका नाम था री कमीशन। इस कमीशन ने क्या किया, 1926 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रख करके चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी के अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई। भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई। इसी एक्ट के अंतर्गत भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई। जैसे, अच्छा क्या क्या कमी की गई, अब इसको जानने का प्रयास करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जैसे हमने देखा, इसमें कहा गया कि कम से कम 8 और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। इसमें कहा गया कि मिनिमम 8 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य होंगे। अच्छा, ये सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, जिन्हें कम से कम भारत में 5 वर्षों का अनुभव हो, 5 वर्षों का अनुभव हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। कहा गया भारत सचिव की सहायता हेतु एक भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की जाएगी। भारतीय सचिव की सहायता हेतु एक भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, एक पॉइंट और हमें समझना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट क्या है आपका, ये कहा गया कि भारत सचिव का वेतन, भारत सचिव का वेतन अब भारतीय खजानों से नहीं दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ओके, यानी कि कौन देगा इसे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना समझेगी कहां से इनको पे करना है, कहां से नहीं पे करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आइए बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। इसके अंतर्गत केंद्र की कार्यकारिणी में, या कह सकते हो वायसराय की कार्यकारिणी में, यह सुनिश्चित किया गया में 3 पद भारतीयों हेतु सुनिश्चित, भारतीयों हेतु आरक्षित कह दो या सुनिश्चित कह दो, बात बराबर है। ये 3 पद कौन कौन से थे, इसको हमको समझना है।
एक तो था शिक्षा, दूसरा था स्वास्थ्य और तीसरा था शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा क्या था? तीसरा था श्रम। आप इसे नोट करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। इसी एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन, कौन सा शासन? द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन किसे कहते हैं? द्वैध शासन का अर्थ होता है एक ही व्यक्तियों पर दो व्यक्ति का शासन होना। जैसे मैं हूं, मुझ पर दो व्यक्तियों का शासन चल रहा है इस समय। एक तो मेरे मम्मी का, दूसरा मेरे पापा का, तीसरे का भी नहीं है। ठीक है, दो व्यक्ति का शासन चल रहा है। जब किसी एक व्यक्ति पर या जब किसी एक चीज पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? और जैसे कि कुछ शक्तियां मम्मी के पास होंगी, कुछ शक्तियां पापा के पास। जैसे पापा काम क्या है? बाहरी चीजों का देखना, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है, फीस देना है, कपड़ा लाना है, ये सब काम किसका है? पापा का है। जबकि हमारा पालन पोषण, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, क्या खाए हैं, ये सब पूरा का पूरा काम किसका है? मम्मी का है। बात समझ में आएगी नहीं? द्वैध शासन क्या होता है? एक ही व्यक्ति पर दो व्यक्तियों का शासन द्वैध शासन कहलाता है। आइए बात करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की। प्रांतों में द्वैध शासन इसी एक्ट के अंतर्गत आया। और ये ध्यान देना, ये द्वैध शासन है नहीं, इसकी जानकारी पहली बार जो है लियोनल कार्टस की पुस्तक में मिलता है। किसमें? लियोनल कार्टेस की पुस्तक में देखने को मिलता है। अच्छा, बट पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी, उस समय पहली बार द्वैध शासन किसने लगाया था? तो उस समय पहली बार द्वैध शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। या नोट कर लो वो पॉइंट भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था। ओके, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा द्वैध शासन के बारे में। देखिए क्या कहा गया? कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन होगा। प्रांतों में द्वैध शासन होगा, यानी कि दो व्यक्तियों का शासन होगा इस पे। ठीक, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत दो तरह के विषय बनाए गए। कितने तरह के? दो तरह के। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। द्वैध शासन, इसके अंतर्गत दो तरह के विषय बनाए गए। एक था आरक्षित विषय। कौन सा विषय था? आरक्षित। और दूसरा कौन सा विषय था? हस्तांतरित विषय। अगर बात करें आरक्षित विषय की, तो जो आरक्षित विषय है नहीं, ये विषय जो है इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना होता, आराम से बैठ करके सिर्फ नेतागिरी करना होता है बस। इन आरक्षित विषयों पर वायसराय और मनोनीत सदस्यों का अधिकार होता था। मनोनीत सदस्यों का अधिकार होता था, मतलब यही सारी चीजें जो है डिसाइड करते थे। जबकि ये जो हस्तांतरित विषय है, इस पर कौन होता था? इस पर होता था वायसराय और चुने हुए भारतीय मंत्री। चुने हुए भारतीय मंत्री इसके अंतर्गत आते थे। ये बात आपको दिमाग में रखना है। देखना है, ये जो आरक्षित विषय है नहीं,
ये काम बहुत इजी होता था, इसके अंतर्गत बहुत सरल काम होता था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय आते थे, राष्ट्रीय महत्व के विषय आते थे। राष्ट्रीय महत्व के विषय को समझते हैं, जैसे रेल हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, है ना, विदेश मंत्रालय हो गया। ये सब किसके अंतर्गत है? राजनीति का कोई मैटर है, ये सब पूरा का पूरा आता है राष्ट्रीय महत्व के विषयों के अंतर्गत। जबकि इसके अंतर्गत तो भाई जिम्मेदारी वाला काम होता था, यानी कि उत्तरदायी वाला काम होता था, उत्तरदायी कार्य। उत्तरदायी कार्य कौन कौन से? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब आते थे। स्थानीय पुलिस हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। ये पॉइंट समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसको थोड़ा सा हम पीपीटी से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको लगे ना हाँ भाई सब चीज एकदम बेहतर है, पीडीएफ भी बेहतर है, पढ़ाने का तरीका भी बढ़िया है, बढ़िया से हमको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, आइए इसको पीपीटी में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैंने क्या बताया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था राज्य परिषद और दूसरा क्या था? केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा। मैंने क्या बताया, राज्य परिषद के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें 34 क्या होते थे? निर्वाचित होते थे, और उनका टाइम कितना होता था? 5 वर्षों का। मैंने पूरा आपको बता रखा है। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या मैंने बताया 143 थी, बट बाद में इसको बढ़ाया गया, 144 हुआ, फिर बाद में 145 भी हो गया था, जिसमें से 104 क्या थे? निर्वाचित थे, और 40 क्या थे? मनोनीत थे। इनका ड्यूरेशन कितना था? 3 वर्षों का। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों सदनों के अधिकार समान थे। सही बात है, दोनों सदनों का जो भी अधिकार था वो एकदम समान था। इनमें सिर्फ एक अंतर यही था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो है वो किसके पास था? केंद्रीय विधान परिषद को, यानी कि निचले सदन को। मैंने आपको बताया ना, केंद्रीय विधान परिषद को निचला सदन के नाम से भी जाना जाता है या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसको लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया है कि आप ये बताएं, ये जो आपका लोकसभा है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन आया, और जानते हो यही द्वैध शासन प्रांतों में 1935 में समाप्त हो जाएगा, और यही चीज केंद्र में लागू हो जाएगा। कहां पर? केंद्र में इंप्लीमेंट हो जाएगा। वही बातें हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टस। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कौन थे? लियोनस कार्टस। बट अगर पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पहली बार इसको किसने लागू किया, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, प्रश्न बन सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इस योजना के अकॉर्डिंग प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। अच्छा, ये जो हस्तांतरित विषय थे इसको उत्तरदायी विषय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी विषयों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मैंने अभी जस्ट आपको बताया आरक्षित विषय, वित्त हो गया, भूमि कर हो गया, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, ये सब क्या? ये सब पूरा का पूरा आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। मैंने क्या बताया था, इस पर किसका अधिकार होता था? वायसराय और उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का। जबकि हस्तांतरित विषय, जिसको ट्रांसफर्ड विषय के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरदायी विषय भी कह सकते हैं इसको, इस पर किसका अधिकार होता था? इस पर वायसराय और भारतीय जो मंत्री थे उनका अधिकार होता था। जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन, है ना, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण,
विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल, माप, ये सब पूरा किसके अंतर्गत आता है? ये सब पूरा ट्रांसफर्ड विषय के अंतर्गत आता है। इसको स्थानीय विषय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षित विषयों का प्रशासन। मैंने अभी बताया ना, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से होता था, जबकि ट्रांसफर्ड विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। मैंने क्या बताया, इसको 1935 में जो है समाप्त भी कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करें। हाँ, मैंने आपको बताया ना, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति होगी और इसी के अंतर्गत क्या भारतीय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी हो जाएगी। मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रोविजन किया। अतः इसके अंतर्गत क्या हुआ, लोक सेवा आयोग के गठन का व्यवस्था किया गया और 1924 में ली रिपोर्ट बना। कौन सा रिपोर्ट आया? ली कमीशन आया और 1926 में इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या इसके रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दिया गया, गठन कर दिया गया। की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से, मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया। और 3 पद कौन कौन से थे? एक तो था शिक्षा, दूसरा था स्वास्थ्य, तीसरा था श्रम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था, हमने क्या बताया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। जैसे सिखों को भी अब प्रोवाइड किया जाने लगा, ईसाइयों को भी, आंग्ल भारतीयों को भी, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मैंने फिर आपको बताया था, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। हाँ ठीक, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इसी के अंतर्गत राज्य का बजट केंद्रीय बजट से सेपरेट हो गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये पॉइंट आपको मैंने नहीं बताया, इसको सुन लीजिए। क्या हुआ, इसी के अंतर्गत कहा गया एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो यह जांच करेगा कि ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, ये कितना सफल रहा, ये क्या भारतीयों के लिए उपयुक्त है कि नहीं। अगर नहीं उपयुक्त होगा तो इसको जो है हटाया जाएगा। मतलब क्या कहा गया, कहा कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, एक वैधानिक आयोग आएगा या जांच आयोग आएगा, जो इसकी जांच करेगा ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, और बाद में वो आया साइमन कमीशन के नाम से, वही आता है। फिर मैंने बताया, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को, हमने क्या बताया, वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दिया गया। और मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा, बताओ वर्तमान में तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, बट किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है, आपको बताना है। नेक्स्ट है, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। सिंपल सी बात है भाई, उसकी अनुमति तो आवश्यक होगी, पूर्व अनुमति। वो चाहेगा वीटो कर देगा, वो चाहेगा आप पारित किए हो नहीं पारित किए हो, अगर वो चाहेगा तो पारित हो भी जाएगा। वही मैटर यहाँ लिखा हुआ है। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार हेतु आरक्षित करने की पावर थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा ना मंजूर, अगर विधानमंडल कोई चीज कहता है नहीं मैं ये नहीं मंजूर करता हूं, फिर भी अगर वो चाहे तो मंजूर कर सकता है। उसके पास पूरा का पूरा पावर था। ना मंजूर किए गए, पारित ना मंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। उसके पास पावर थी भाई, वीटो पावर। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था, मतलब 6 महीने तक के लिए। किसके लिए? 6 मंथ्स के लिए ऐसा होता था। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है और आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।